प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इस गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईरान और इजराइल की। ईरान ने इजराइल के साथ तनाव के बीच पहली बार अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 को दुनिया के सामने पेश किया है। ईरानी सेना का दावा है कि बावर 372 डिफेंस सिस्टम 300 से 400 किलोमीटर दूर तक हवाई लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम को ईरानी सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित परेड के दौरान सार्वजनिक किया गया है। बावर 373 एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान का दावा है कि बावर 373 रूसी S-400 और अमेरिकी पैट्रियट के बराबर की क्षमताओं से लैस है। उसने कहा कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। माना जा रहा है कि ईरान ने बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर इजरायली F-35 लड़ाकू विमान के लिए बनाया है। F-35 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। यह जेट आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसराइल ने बरसों से F-35 के जरिए ईरानी एयर डिफेंस को तबाह करने की तैयारी की हुई है। ऐसे में अगर ईरान और इसराइल में युद्ध होता है तो F-35 और बावर 373 में एक रोचक रस्साकसी देखने को मिल सकती है। ईरानी सूत्रों के अनुसार बावर 373 को लंबी दूरी और उच्च ऊंचाई से उन्नत लड़ाकू जेट, गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन का पता लगाने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रणाली में लक्ष्य को ट्रैक करने और रोकने के लिए रडार, ऑप्टिकल सेंसर और एक कमांड और नियंत्रण प्रणाली जैसे घटक शामिल हैं। बावर 373 प्रणाली के प्रमुख तत्वों में ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर वाहन, उच्च शक्ति सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, AESA रडार से लैस मिराज 4 वाहन और विभिन्न अन्य सेंसिंग और सेंसर सिस्टम शामिल हैं। तेहरान का दावा है कि बावर 373 की क्षमताएं रूस के S-400, अमेरिकी पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के बराबर है। यह प्रणाली सैयद B4 लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों का उपयोग करती है, जो 400 किलोमीटर की सीमा और 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वस्तुओं को लक्षित कर सकती है। सैयद B4 मिसाइल ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला 2 चरणों वाला इंटरसेप्टर है, जिसमें एक उन्नत साधक, उन्नत ट्रैकिंग और नियंत्रण प्रणाली और एक आधुनिक वॉरहेड शामिल है। ये अपग्रेड फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल और ड्रोन सहित विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ इंटरसेप्टर मिसाइल की परिचालन सीमा, सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ईरानी सेना का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली इजरायली वायु सेना की 5वीं पीढ़ी के F-35I अधीर स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का भी पता लगा सकती है और उन्हें ट्रैक कर सकती है। इसके अलावा तेहरान का दावा है कि बावर 373 प्रणाली के रडार ने ईरान की सीमाओं से परे इजराइल F-35 और अमेरिकी F-22 जैसे स्टेल्थ विमानों को सफलतापूर्वक पता लगाया है। एवं बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित वाणिज्यिक संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शनिवार को अमेरिका के प्रतिबंधों की आलोचना की। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, बिना कोई सबूत साझा किए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने के आरोपों पर वाणिज्यिक संस्थाओं की ऐसी लिस्टिंग पहले भी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका के नवीनतम उपायों की बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अतीत में उनके सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहां केवल संदेह के आधार पर लिस्टिंग की गई है, यहां तक कि जब शामिल वस्तुएं किसी भी नियंत्रण सूची के अंतर्गत नहीं थी, लेकिन उन्हें प्रावधानों के तहत संवेदनशील माना गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामाबाद ने कई बार बताया है कि ऐसी वस्तुओं का वैध नागरिक वाणिज्यिक उपयोग होता है, इसलिए निर्यात नियंत्रण के मनमाने ढंग से आवेदन से बचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण तंत्र के लिए संबंधित पक्षों के बीच चर्चा की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमेशा अंतिम उपयोग और अंतिम उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र पर चर्चा करने के लिए तैयार रहा है, ताकि निर्यात नियंत्रण के भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग से वैध वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को नुकसान न हो। बलूच ने बिना नाम लिए भारत पर निशाना साधते हुए कहा, यह एक वास्तविकता है कि उन्हीं न्याय क्षेत्रों ने जो सख्त अप्रसार नियंत्रण का दावा करते हैं, कुछ देशों के लिए उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंसी आवश्यकताओं को माफ़ कर दिया है। इससे हथियारों का जमावड़ा हो रहा है। क्षेत्रीय विषमताओं को बढ़ावा देना और अप्रसार क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों को कमजोर करना। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद ने कई बार निर्यात नियंत्रण के मनमाने ढंग से आवेदन से बचने और सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी पर गलत प्रतिबंधों से बचने के लिए एक उद्देश्य तंत्र के लिए संबंधित पक्षों के बीच चर्चा की आवश्यकता बताई है। ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव अब युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को अमेरिका ने दावा किया कि इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर हवाई हमला किया है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने कहा कि उसने इस्फहान शहर के आसमान में अज्ञात ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई की है। अब विशेषज्ञों ने दावा किया कि ईरान पर इसराइल का हमला मोसाद के जासूसों ने अंजाम दिया था,
जिसका मकसद संदेश देने के अलावा और भी बहुत कुछ था। द सन से बात करते हुए मध्य पूर्व विश्लेषक याकूब कार्ड्स और पूर्व ब्रिटिश सेना जनरल रॉबर्ट जोन्स ने कहा है कि हमला इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद द्वारा ईरान के अंदर से किया गया हो सकता है। कार्ड्स ने द सन को बताया कि हमें यह मानना होगा कि यह सिर्फ एक संदेश भेजने के बारे में नहीं था। हम ईरान में आप पर हमला कर सकते हैं, ईरानी यह जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमला इससे भी आगे जाता है, ईरानियों को रोकने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण लक्ष्य का चयन करना, लेकिन वह जो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईरान जानता है कि उसने इसराइल के साथ व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए जो किया वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। वह कहते हैं, यह मानते हुए कि यह हमला ईरान के अंदर ड्रोन से किया गया था, यह सच है, यह इजरायली जासूसों की ओर इशारा कर सकता है। जब से इसराइल ने ईरानी सैन्य अड्डे पर सटीक हमला किया है, तब से दोनों देश बहुत शांत बने हुए हैं। न तो ईरानी और न ही इजरायली अधिकारी सुबह सुबह हुए हमले के बारे में पुष्टि या विवरण देने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। स्पष्ट जानकारी के अभाव में इसराइल के हमले के पैमाने, दायरे और प्रकृति के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान पर हमले में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों का हाथ भी उन्हीं सिद्धांतों में से एक है। कोर्ट्स ने द सन को बताया कि मानते हुए कि यह ड्रोन था और ईरानी क्षेत्र के भीतर से किया गया था, यह हमें दो चीज़ें बताएगा। नंबर एक, यह इजरायली वायुसेना का हमला नहीं है, लेकिन यह संभवतः एक गुप्त ऑपरेशन है जो संभवतः इसराइल के मोसाद, MI6 के समकक्ष और CIA द्वारा किया गया है। ऐसा शायद इजरायली एजेंटों या इजरायली जासूसी एजेंसी की ओर से काम करने वाले एजेंटों द्वारा किया गया हो। इस हमले में इस्फहान शहर के पास उसके बेस कीमती परमाणु स्थलों में से एक के बगल में प्रमुख ईरानी वायुसेना अड्डे पर हमला किया गया। अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि ईरान के 330 कामिकेज ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें हमले का इसराइल का बदला कई दिनों की धमकियों के बाद आज सुबह शुरू हो गया। इराक और सीरिया में भी विस्फोट सुने गए, जिससे पूरे मध्य पूर्व में ईरानी कठपुतली आतंकवादी समूह पर और अधिक प्रहार हुआ। ईरान के नेशनल सेंटर ऑफ साइबर स्पेस के प्रवक्ता हुसैन डेलियन ने भारी इजरायली हमले से सिरे से इनकार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारी सीमाओं से इस्फहान या देश के अन्य हिस्सों पर कोई कार्रवाई हमला नहीं हुआ है। कार्ड्स का कहना है कि इसराइल से ईरानी हवाई क्षेत्र को न तोड़कर हमले के पीछे कि लोग संघर्ष को नियंत्रित करने के साथ साथ प्रतिशोध का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। कार्ड्स ने कहा कि हम आपकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन हम जवाबी हमला कर रहे हैं और यह संकेत देने का एक तरीका हो सकता है। आइए इसे जाने हम। पूर्व ब्रिटिश सेना जनरल रॉबर्ट जोन्स ने भी द सन को बताया कि आज सुबह की रिपोर्ट इजरायली खुफिया एजेंटों के शामिल होने की ओर इशारा कर सकती है। जोन्स ने द सन को बताया कि ईरान से आ रही कुछ भाषा में कहा गया है कि कोई भारी हमला नहीं हुआ था। उन्होंने क्वाडकॉप्टर ड्रोन की बात कही। वह बताते हैं कि इससे पता चलता है कि हमला ईरान के अंदर से शुरू किया गया था, जो मोसाद की ओर इशारा कर सकता है। लेकिन जोन्स कहते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों की ओर से स्पष्ट आधिकारिक बयानों की कमी के बीच हम इस समय बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।